स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 10 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम एक और पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हमारा जो पहला सवाल है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पक्ष प्रवाह को रोकता है। तो संकुचन के समय हृदय के पक्ष प्रवाह को कौन रोकता है? वाल्व, निलय की दीवार, आलिंद की दीवार या उपरोक्त सभी। तो देखिए, संकुचन जब होता है तो संकुचन के समय जब हृदय के अंदर जो रक्त को मतलब उल्टी दिशा में जाने से जो रोकने का जो काम होता है वो किसका होता है? आपके वाल्व का होता है। ये पहले भी आया हुआ सवाल है कि हड्डियों के अंदर जो रक्त होता है उसको उल्टी दिशा में या पश्च दिशा में जाने से रोकने का काम किसका होता है? तो आपके वाल्व का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाल्व। अगला सवाल है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो देखिए, हमारा न्यूरॉन, आपको पता है न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होगी? आपकी न्यूरॉन हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि आपके विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है? तो देखिए, आपको पता है कि एक न्यूरॉन की जो एक न्यूरॉन का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन-कौन से भाग होते हैं आपका? आपका जो डेंड्राइट होता है, ध्रुमाशय होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, कोशिकाएँ होता है, तंत्रिकाक्ष सिरे वो जो होते हैं, ये सारे के सारे भाग पाए जाते हैं। तो जो अ, विद्युत संकेत होते हैं उनको रासायनिक संकेत में बदलने का काम कौन करता है? तो आपका कौन करता है? आपका तंत्रिकाक्ष करता है। देखो, डेंड्राइट क्या काम करता है? बेसिकली सूचनाओं को कलेक्ट करने का काम करता है। आगे भेजेगा। देखो, डेंड्राइट से आपका कोशिकाकाय, कोशिकाकाय से आपका तंत्रिकाक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन भी बोलते हैं। तो एक्सॉन क्या काम करता है? आपका विद्युत आवेगों को रासायनिक आवेगों में बदलने का काम करता है। तो इस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन के अंदर हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जिसको हम एक्सॉन भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, इंग्लिश टर्म भी याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर हिंदी की जो इंग्लिश टर्म आता है तो भी ध्यान रखना है। तो रासायनिक आवेगों में बदलने का काम आपका तंत्रिकाक्ष करेगा। देखो, नीचे दे रखा है ऑन द एक्सॉन। तो एक्सॉन आपको इंग्लिश टर्म भी इसका ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, उपरोक्त सभी। तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका। मस्तिष्क आपके संतुलन, सोचना, समझना, हृदय स्पंदन, हर क्रियाओं को करने का कार्य करता है। आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जीन संरचना का बाय लक्षण क्या होगा? तो देखो, अगर आपके कैपिटल आर है तो वो किसको दर्शाएगा? आपके राउंड को दर्शाएगा, यानी कि गोल गोल लक्षण को दर्शाएगा। और कैपिटल वाई है तो ये भी किसको दर्शाएगा? आपका गोल, आपके और पीले को दर्शाएगा। तो यहाँ पर किसको दर्शाएगा? गोल और पीले को। तो ऑप्शन आपके स है। स ऑप्शन में दिख रहा है गोल और पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल और पीला। अगला सवाल है हमारा कि आपतन कोण का मान होता है। देखिए, बेसिकली आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा होगा कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण का मान क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है परावर्तन कोण से ज्यादा, परावर्तन कोण से समान, परावर्तन कोण से कम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण के समान। यानी कि आपको पता है कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, अगर हमने पढ़ा होगा तो देखो, इस प्रकार से ये परावर्तक पृष्ठ होता है, अभिलंब होता है, या आपतन आपतित किरण होती है या परावर्तित किरण। यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? कोण आई बनता है। यहाँ पर जो कोण होता है वो क्या होता है? कोण आर होता है। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो देखिए, बाह्य आघातों से आंख की जो सुरक्षा है वो कौन करता है? यानी कि आपकी जो बाह्य आघात, यानी कि किसी भी चोट से या किसी भी आघात से जो आंखों की सुरक्षा कौन करता है? कॉर्निया, परितानिका, रक्त पटल या श्वेत पटल। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या करती है? आपकी बाहरी आघातों से हमारे आंखों की सुरक्षा करती है। आपको पता है कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वो भाग होता है हमारे नेत्र का जो डोनेट किया जाता है, यानी कि दान किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो कॉर्निया याद रखना है आपको।
परितानिका क्या करती है, हमारी आंखों की जो पुतली होती है उसकी साइज को नियंत्रित कौन करता है, आपका परिचानिका करता है, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। और रक्त पटल जो आपको पता है, तो आपको जैसे कि एक रक्त पटल होता है, ये एक श्वेत पटल है। इसके अलावा अगर रक्त पटल की बात करें तो इसके अंदर आप श्वेत भाग, जिसमें कोने वाला पार्ट होता है, जो आपके स्ट्रक्चर पाई जाती है नेत्र के अंदर। एक आपका जो भाग होता है कौन सा, रेटिना। रेटिना कौन सा भाग होता है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना वाला भाग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगला सवाल है हमारा कि यदि किसी परिपथ के अंदर एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। आपको पता है, हमने पढ़ा होगा कि अगर ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर एक जूल ऊर्जा कार्य करनी पड़ती है, तो विभवांतर कितना होगा। तो देखो उस हिसाब से अगर विभवांतर निकल तो एक कूलाम है, यानी कि क्यू कितना है आपका, एक है। और जो आपका कार्य कितना है यहाँ पर, वहाँ पर भी एक है। तो उस कंडीशन में आपके जो विभवांतर होगा वो बराबर वो भी क्या होगा आपका, यहाँ पर किया गया विभवांतर कितना होगा, एक ही वोल्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है वोल्ट विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट के अंदर मापा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम क्यू आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सम और जूल किसका मात्रक होता है, यहाँ पर कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में आपका विभवांतर भी कितना हो जाएगा, आपके 1 वोल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल, जो सवाल है, इस चालक का प्रतिरोध में किन किन से निर्भर नहीं करता है। देखिए ये पूछ रहा है कि ये चीज़ ध्यान रखनी, करता है और नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, देखो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उपरोक्त तो दोनों। तो उस हिसाब से देखिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक के तार के ऊपर इस कंडीशन निर्भर करता है। तो यहाँ पर नहीं करता है, तो दोनों होने चाहिए मेरे इस ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर कि मैंने चालक तार की अगर लंबाई बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अनुप्रस्थ काट की भी बैलेंस इसको डिपेंड करता है। तो अनुप्रस्थ उस कंडीशन में देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो जाएगा। अगला सवाल है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वातावरण में लोहे के ऊपर देखो भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका अपक्षयन, संचारण, विकृत गंधिता या द्विविस्थापन। तो आंसर क्या हो जाएगा, संचारण, जिसको हम कॉरिजन बोलते हैं। लोहे के ऊपर जब जब लोहा किसी नमी के साथ में, वायु के साथ में क्रिया करता है तो उसके ऊपर भूरी परत जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। सीधा सा बात है। आगे बात करते हैं हमारे कि अपने बात करें इसमें से, देखिए कि समीकरण दे रखा है और खाली ब्लैंक दे रखा है, आपको ए के ऊपर भरना है कि ए में क्या आएगा। तो देखिए 2CH3COOH प्लस Na2CO3, यानी कि जब एक एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए उत्पाद में आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर H2O बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ए क्या है, तो ए आपको पता करना है। तो देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से CH3COO, 2CH3COONA, C2H5OH और CaCO3। तो देखो पहले तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा समीकरण। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो देखो दो दो यहाँ पर टू कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। उस हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, और COOH और सोडियम भी यहाँ पर कितने, 2 है। तो देखो यहाँ पर तो कोई सोडियम है नहीं, इसमें भी कोई सोडियम कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं है। इसके अंदर आपके कितने, देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 सोडियम परमाणु दिख रहे हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बैलेंस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 2CH3COONA हो जाएगा इसका आंसर। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो त्याग करने पर क्या बनता है, आपका धनायन बनता है, ध्यान रखना। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या बनता है, ऋणायन। तो ऑप्शन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करता है, धनायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका धनायन हो जाएगा, यानी कि कैटायन हो जाएगा। O3 किसका प्रतीक है, देखिए O3 क्या होता है, अगर आपको पता है O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। अब ये बोल रहा है O3, तो देखिए O2 के साथ में जब ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, ऑक्सीजन गैस के साथ में जब एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या बनता है, O3 बनता है। और O3 क्या होती है, ओजोन गैस होती है। तो O3 किसको दर्शाता है, ओजोन को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि O3 यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु हो, ये O3 में जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो तो वो क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है, यानी कि ओजोन गैस को दर्शाता है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि दांतों का दंत से, दंत से का मतलब क्या होता है? दांतों में आपका क्षय होना, हाश होना। तो उस कंडीशन में पीएच कितना होगा? पीएच अगर बात करें तो दंत से कब होता है? जब मुख का, हमारे मुंह का पीएच कितना होगा? अगर 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? दंत क्षय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 5.5 से कम होने पर? सीधा सीधा आंसर आपको ये हो जाएगा 5.5 से कम होने पर। अगला सवाल है, पुष्प में नर जनन अंग का जो मतलब नर जनन भाग कौन सा है? तो अंडा से देखिए मादा जनन भाग है। वर्तिकाग्र, ये भी मादा वाला भाग है। बाह्यदल की बात करें तो ये बोल रहा है कि नर जनन कौन सा है? तो आपका पुंकेसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके? नर जनन की बात करें तो पुंकेसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक किसका होता है? कठोर लोहे का, किसी भी प्रकार के लोहे का। नरम और कठोर दोनों प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जा सकता। नरम, ये नॉर्मली जो आपका विद्युत चुंबक होता है वो कैसा होता है? आपका नरम लोहे का बना हुआ होता है। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो देखो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? हमारा एमिलेज। कौन सा एंजाइम होता है हमारा? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? हमारा एमिलेज एंजाइम। पूछा, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। या लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? हमारा एमिलेज एंजाइम होता है। एमिलेज एंजाइम पाया जाता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? और उसको टाइलिन भी बोलते हैं। तो टाइलिन या एमिलेज आपको ध्यान रखना। अगर एमिलेज याद है तो दोनों में से कोई भी एक ना, यानी बेसिकली क्या होता है? हमारे लार में पाया जाने वाला ये एंजाइम होता है एमिलेज। फिर बात करते हैं अगले, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों की बात करें तो ये पूछ रहे हैं कि द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन नेचर। अगर उस हिसाब से देखो, अगर हम इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए, बोल रहे हैं कि मोस्ट एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से जो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट अगर पूछा है तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है नॉर्मली एक मोस्ट, अगर मैं बात करूँ एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है अगर प्रकृति में पूछा जाए तो। उस अगर मैं इस सेंटेंस के हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्रियात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लोरीन हो जाएगा। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। फीमेल के अंदर एक जोड़ी अंडाशय है। एक जोड़ी की मतलब दो, यानी कि ये जोड़ी में पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक जोड़ी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। और हमारे नर के अंदर क्या होता है? एक जोड़ी वर्षण होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? एक जोड़ी हो जाएगा। नल के जल का पीएच कितना होता है? 7। आपको पता ही है कि जो पानी जो होता है उस पानी का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो नल के जल का पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक। देखिए, अपवर्तनांक आपको मान बस याद रखने हैं। अगर ये किसी का पूछा जाता है तो आपको मान याद रखने हैं। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.33, यानी कि ये होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि अपवर्तनांक का मतलब ये है कि भाई कि पानी के अंदर वायु की तुलना में प्रकाश का वेग कितना है, यानी प्रकाश की गति कितनी है। तो वो किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? अपवर्तनांक के माध्यम से। अगर हमें किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक पता है तो हम वो उसकी तुलना करके पानी के अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं कि भाई जल का अपवर्तनांक जो होगा 1.33 गुना कम है किस, यानी कि जल के अंदर जो आपके प्रकाश की गति है वो क्या है? आपके वायु की गति से 1.33 गुना कम है। तो यह आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर को सदी परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं या पासर क्रम, ध्यान रखना। समांतर क्रम या पासर क्रम में क्या जोड़ा जाता है? आपका वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? आपका अमीटर जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखनी है दोनों चीजें। अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर आपके समांतर या पासर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है हमारा कि सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए, अगर बात करें हरे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? पता ही है, याद रखना है, ध्यान रखना है। पिछले बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। फिर बात करते हैं अपने अगले सवाल, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के सूजन से बनने वाले स्थिर डी आधारी यौगिकों के नाम लिखिए। यानी कि आपको कोई मैग्नीशियम और क्लोरीन से बनने वाले कोई दो जिसके अंदर यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो आपको जैसे कि अपनी बात करें तो जैसे कि आपके MgCl2,
MgCl2 ये एक प्रकार का यौगिक है जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। इसके अलावा Cl2 की बात करें तो जैसे कि CaCl2, CaOCl2 जो आपका विरंजक चूर्ण होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से आपको यौगिक बनाने। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि हीरा विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि देखो आपको बात पता है कि हीरा बेसिकली क्या होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन आपने अपूर्व पढ़े होंगे। और हीरा जो होता है सबसे प्रकृति में सबसे शुद्ध कठोर चीज है। तो वस्तु की अगर बात करें तो वो क्या है, आपका डायमंड है, हीरा है। अब हीरा बेसिकली क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। इसके अंदर बात करें तो हीरे की जो चतुष्फल की संरचना कैसी हो, जो हीरे की जो ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, बेसिकली चतुष्फलकीय होती है। और चतुष्फलकीय होती है ये बेसिकली, एक तो ज्यामितीय संरचना चतुष्फलकीय होती है, ये तो एक रीजन है। दूसरा ये कि कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है जो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो बेसिकली इसके में मेन रीजन होता है कि ये अपरूप जो होता है। और हीरा कैसा होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो इसमें उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कोई भी विद्युत का चालन भी इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए ये कुचालक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है पता है, ये नंबर 6 पर आता है आपका कार्बन। नंबर 6 पर आपका कार्बन होता है। बात करते हैं अगले सवाल, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। तो पता ही है, पिछले मैंने सवाल में बताया है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, या फिर इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो दोनों चीजें याद रखनी है, तंत्रिका कोशिका या जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम के अंदर जनन विधि कौन सी, देखो ये सवाल पहले भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि कौन सी है, यानी कि प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, आपका बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है, ये ध्यान रखना है। बहुखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है। अगर आपसे पूछिए हाइड्रा में क्या होता है, तो मुकुलन होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। और प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। लेशमानिया में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अमीबा में भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो सबकी जनन विधि आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर बनेगा यहाँ से, ध्यान में एग्जाम में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, आपको संबंध बताना है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। यानी कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। और अगर आपसे एफ निकालना हो तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, R/2। तो ये आपका संबंध है। एफ बराबर, देखो आर बराबर 2f होता है, तो एफ बराबर क्या होगा, R/2 हो जाएगा। तो ये एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मुख्य अक्ष को समान आपको क्या करना है, अब परिभाषित करना है। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, अगर हम बात करें दर्पण की, अगर दर्पण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आपके जैसे कि ये बात करूं मैं, ये आपका एक प्रकार से क्या है, आपका एक अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष जो क्या, ये आपका दर्पण का क्या है, आपका पी ध्रुव है। ये आपका फोकस बिंदु एफ है। और ये आपका वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र सी और एफ को मिलाने वाली जो ये रेखा है, या जो आपके ध्रुव से गुजरती है, जो वक्रता केंद्र सी और एफ को मिलाने वाली जो रेखा, वो क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये चुंबकीय क्षेत्रों का एक गुण भी है, चित्र रेखाओं का एक गुण भी है। क्योंकि अगर अगर चुंबकीय चित्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जो दिक सूचक जो सुई होती है, विद्युत चुंबकीय जो सुई होती है, उसकी दिशा फिर दोनों दिशाओं में होगी, जो संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी कि इसके में से चुंबकीय, जब किसी में से इसमें से जब चुंबक के अंदर में से जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरती है, तो वो एक दिशा से मतलब अगर एक ध्रुव से अगर एंटर करती है, तो दूसरे ध्रुव पर जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर दोनों दिशाओं में अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रतिशत करेगी, तो जो सूचक की जो सुई होती है वो दोनों दिशा में विक्षेपित होगी, जो संभव नहीं है। पर्यावरण में विघटन विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखी। देखो विघटन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की बात करें तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कई पदार्थों का अपघटन करते हैं, और अपघटन करके उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि इसके अंदर जैसे कोई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो जिन चीजों का अपघटन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं।
जिनका अपघटन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, पदार्थों का अपघटन करते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर अपघटन नहीं होगा तो वो पदार्थ वही के वही पड़े रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्लास्टिक का। प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर पाते सूक्ष्म जीव, तो फिर क्या होता है, प्लास्टिक ऐसे कैसे अगर मिट्टी में पड़ा रहेगा तो मिट्टी के अंदर वो पड़ा रहेगा, दबे रहेगा, उसको जलाने पर इस विषैली गैस निकलेगी, और जंतुओं के द्वारा इसका अगर ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा भी जंतुओं को भी इससे हानि होगी। तो उस कंडीशन के अंदर विघटन के लिए जीवों की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, ताकि ऐसे पदार्थों का अपघटन किया जा सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। यौगिक कौन सा है, तो आपको पता है, एक रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। देखो यौगिक पहले तो मैं बता देता हूँ, यौगिक कौन सा है आपका, Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है आपका, फेरिक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, जो क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करता है, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। अगला सवाल पूछ रहा है यौगिक कौन सा, मैंने बता दिया Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है आपको मैं बता देता हूँ, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड है। अगला सवाल पूछ रहा है अभिक्रिया का नाम क्या है, तो अभिक्रिया का नाम है आपका थर्मिट अभिक्रिया। क्या है आपकी आपकी थर्मिट अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है इसका थर्मिट अभिक्रिया। ये इसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया। पूछ रहा है इसकी अभिक्रिया लिखे, यानी कि आपको इसका क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो देखो मैं आपका समीकरण लिख के बता देता हूँ एक बार, समीकरण लिख के बता देता हूँ यहाँ पर एक बार इसको देखिए। आपका समीकरण क्या होगा, आपका आपका समीकरण होगा Fe2O3 प्लस 2Al। इसका जो उत्पाद है मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ स्पेस नहीं होने की वजह से, तो इस पे आपका उत्पाद क्या होगा आपका, Al2O3 प्लस 2Fe, और साथ में क्या निकलेगी आपकी हीट निकलेगी। तो ये है आपका समीकरण। देखिए फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करेगा, उत्पाद में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में क्या रिलीज हो रहा है आपका फेरस निकल रहा है, साथ में हीट निकल रही है, हीट यानी कि आपके ऊष्मा निकल रही है। तो ये अभिक्रिया है आपके थर्मिट अभिक्रिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम के हिसाब से बात करें तो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है थर्मिट अभिक्रिया, ध्यान रखना, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता पता ही आपको कि जो पैकिंग जो चीज़ें होती है, जो पैक्ड होती है, तो उसके अंदर अगर बेसिकली क्या करते हैं पता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगर नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्र कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो जो पदार्थ है, जो पैक चीज़ है, वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या आएगी, स्मेल आएगी, वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में जो तेलीय जो वसीय वसीय युक्त पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो क्या हो, ऑक्सीकृत ना हो, और उससे विकृत गंधिता से उसको बचाया जा सके। चार प्रकारात्मक समूहों के नाम, तो देखो चार प्रकारात्मक समूहों की बात करें तो बस जैसे कि Cl है, Br है, ब्रोमो है, क्लोरो क्लोरो है, आपका ब्रोमो है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका CO वाला ही समूह है, CO यानी कि ईथर वगैरह है, CHO एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से आपके ये कई प्रकार के प्रकारात्मक समूह है जो इस प्रकार से जुड़े जाते हैं। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है। देखो विषैले देखो बेसिकली जो जैसे कि पेय पदार्थ होते हैं, उसके नशीले जो पेय पदार्थ होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि C2H5OH यूज किया जाता है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल यूज किया जाता है। तो मेथेनॉल क्या होता है, बड़ा ही विषैला पदार्थ होता है, जो घातक पदार्थ होता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा उसके अंदर ज़्यादा मात्रा, अगर थोड़े से कम अधिक मात्रा उसकी आ जाए तो वो जीवन व्यक्ति की जान भी ले सकता है। मेथेनॉल की मात्रा बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि एक जहरीला पदार्थ बना देती है, एक पॉइजनिंग पदार्थ बना लेती है, जो क्या करते हैं, जान को भी हानि होती है इससे। तो इसलिए मेथेनॉल क्या होता है आपका, ये एथेनॉल है, ध्यान रखना। दूसरा मेथेनॉल होता है, तो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल तो पता ही है आपको, जो आपको नशीले पेय पदार्थों में यूज किया जाता है। तो उसको अंदर अगर ज़्यादा मात्रा आ जाए मेथेनॉल की, तो उसके सेवन से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, अगर कोई इसका सेवन करता है तो। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है पता ही, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो मैंने बताया कि पोषण विधि होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके थ्रू अपना भोजन वो ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के थ्रू। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है।
देखिए इस प्रकार भिन्न है। देखिए सामान्य वृद्धि की बात करें तो एक सामान्य ग्रोथ लैंगिक परिपक्वता में क्या होता है कि परिपक्वता के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं आनुवांशिक जेनेटिक ऑर्डर जेनेटिक कैरेक्टर के अंदर आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसके अलावा उस कंडीशन के अंदर कि जो कैरेक्टर जो पेरेंटल पीढ़ी में जो होते हैं या जन्म के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो उनकी संतान के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस देखने लैंगिक परिपक्वता मैच्योरिटी आती है। देखो समय के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से जैसे चेंजेज होते हैं हार्मोनल चेंज होते हैं लैंगिक परिपक्वता आती है उस हिसाब से मेल और फीमेल के बॉडी के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक सामान्य वृद्धि होती है जो सीमित सीमा के साथ सीमित उम्र के बाद जो लैंगिक परिपक्वता है वो क्या होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कहीं न कहीं इस हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज देखने को मिलते हैं लैंगिक परिपक्वता जो लड़कों-लड़कियों के अंदर देखने को मिलती है। अगला सवाल है हमारा, मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो वो आपको ध्यान रखना मानव जनन तंत्र का चित्र आपको मेल और फीमेल दोनों का याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन कोण के साथ में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग दर्शाने वाले किरण देखो हवा से पानी के अंदर आपको पता है कि आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम मान लो विरल माध्यम है ये सघन माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में वो क्या होती है आपके अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर ये ऑपोजिट हो जाता मान लो ये सघन माध्यम है ये विरल माध्यम है तो उस कंडीशन में प्रकाश किरण क्या होगी आपके अभिलंब से क्या हो जाएगी इस प्रकार से दूर चली जाती है। तो ये बेसिकली आपको अगर अपवर्तन के रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये चीजें देखने को मिलती है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब देखिए उत्तल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है उत्तल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी और सीधा बनता देखने को मिलता है नॉर्मली सीधा और आभासी बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण में भी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक तो काल्पनिक होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबक में एक सिरे से प्रवेश करती है दूसरे सिरे से बाहर जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है तो अगर ये एन सिरा है ये एस सिरा यहाँ से अगर एंटर करती है तो यहाँ से वो क्या होती है इस दूसरे सिरे पर वो समाप्त हो जाती है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला सवाल है लघु पतन से क्या तात्पर्य है। देखो जब किसी परिपथ में सीमा से अधिक लिमिट सीमा से ज़्यादा जो वोल्टता आती है या वोल्ट ज़्यादा आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं लघु पतन बोलते हैं जिससे पूरा का पूरा जो परिपथ होता है वो क्या हो जाता है प्रभावित होता है। और इसमें जो आगे जो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है बंद हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं लघु पतन बोलते हैं। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ सुझाएँ जो पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि आपकी गतिविधियाँ जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो अधिक से अधिक देखो पर्यावरण को अगर बचाना है तो वृक्षारोपण ज़रूरी है, पानी को दूषित करना बहुत कम करना, पानी को दूषित होने से बचाना पड़ेगा। वायु के अंदर गैसें जो आज फैल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फैलाव वो ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा जो फैल रही है उसको रोकने में अगर हम सक्षम होते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल होगा। तो कई प्रकार से जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग अगर हम कम करते हैं तो ये भी पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर या सामाजिक स्तर पर जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो मैंने कुछ 2-3 उपाय बताए अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, वनोन्मूलन कम करें, पेड़ों की कटाई कम करें, प्लास्टिक का अपने स्तर पर उपयोग बहुत कम करें। जो आपके जो वाहनों का अगर सी अगर अगर जो अगर आपके पक्ष में हो तो या आपके उस हिसाब से अगर आप वाहनों का जितना उपयोग कम कर सकते अगर तो उस कंडीशन में भी आप इससे पर्यावरण अनुकूल होगा ताकि विषैली गैसें कम बनेगी, CO2 का जो फ्लो है जो CO2 जो ज़्यादा निकल रही वो कम होगी। तो कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पर्यावरण के लिए अनुकूल हम बना सकते हैं। अगला सवाल है जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है क्या होगा। देखो जिंक को अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये Zn अगर मैं Zn को CuSO4 के साथ में रिएक्शन करता हूँ तो उत्पाद में क्या बनता है आपका ZnSO4 Cu ये होगा ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हो तो जिंक सल्फेट बनेगा साथ में क्या होगा आपका कॉपर बार अलग हो जाएगा। एक बोल रहा है एक दूसरा बोल बताया जा रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर जिंक में धातु मिलाई जाए तो क्या होगा। तो ये तो थी कॉपर सल्फेट के साथ में फिर बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो अगर मैं बात करूँ कि जिंक को अगर हम H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2 यानी कि साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये अगर आपसे पूछा जाए देखो जिंक धातु है ये अम्ल है
जब कोई धातु अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है और साथ में क्या होती है, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज बनती है। तो देखो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो जब कोई धातु अम्लों के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो दोनों चीजें मैंने आपको समीकरण के थ्रू बता दी। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल क्या है, देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होते जुड़ते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण में लिख लेता हूँ C+O2। तो C+O2 क्या बनाता है, CO2। तो ये एक प्रकार से क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण की मैं एक समीकरण की बात करूँ तो जैसे कि आपका हो जाएगा, आपके अभी मैंने पिछले सवाल में समीकरण बताया था, जैसे Zn+CuSO4। तो देखिए Zn अधिक अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो इसका उत्पाद जब बनेगा तो ये क्या करेगा, जिंक जो होगा वो कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर लेगा और इसकी जगह ये ले लेगा। तो ZnSO4 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, Cu यहाँ से विस्थापित होकर पीछे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। देखो पादप हार्मोन, जैसे कि हम मनुष्य के अंदर जिस प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिससे ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी प्रकार पादपों के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसको हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, या आपके इनहिबिटर हार्मोन होते हैं, जो वृद्धि संदमक हार्मोन होते हैं, जो पादपों के अंदर कई क्रियाओं को संतुलित या नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब भी बोल रहे हैं कि दो हार्मोन, जैसे कि मैं बात करूँ ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है। इसके अलावा मैं बात करूँ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी क्या है, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन की बात करूँ, ये भी क्या है, पादप हार्मोन है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन अम्ल, ये भी पाए जाते हैं। ये तीनों जो हार्मोन है कैसे हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करने का काम करते हैं। ऑक्सिन क्या करेगा, आपके पादपों की लंबाई को वृद्धि करने में काम आएगा। जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ाने में काम करेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। तो मैंने आपको तीनों, एक होता है एब्सिसिक अम्ल जिसको हम शॉर्ट में ABA बोलते हैं, वो क्या करता है, वृद्धि को संदमित करने का, वृद्धि को रोकने का, वृद्धि को इनहिबिट करने का काम करता है, जिसको हम तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे मनुष्य के, देखिए एक मनुष्य मानव के अंदर अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए अग्र मस्तिष्क विभिन्न भागों के नाम लिखिए। मानव के अंदर अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भाग, अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर देखो आपका हाइपोथैलेमस की बात करें तो थैलेमस की बात करें, इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क के अंदर भाग पाए जाते हैं। थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है।